नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग हुई खारिज। सरकार ने कहा 2012 में भी मंत्री समूह इसे नकार चुका है। लालू बोले नीतीश इस्तीफा दे दे। जी हां दोस्तों, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग केंद्र सरकार ने खारिज कर दी है। जदयू सांसद रामप्रीत मंडल के सवाल पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) के पैमानों के मुताबिक दिया जाता है। इसमें पहाड़, दुर्गम क्षेत्र, कम जनसंख्या, आदिवासी इलाका, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, प्रति व्यक्ति आय और कम राजस्व जैसे मानक शामिल है। चौधरी ने अपने जवाब के समर्थन में 2012 में गठित मंत्री समूह की रिपोर्ट का हवाला भी दिया। यूपीए सरकार के दौरान भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की स्थिति का अध्ययन करने के लिए यह ग्रुप बनाया गया था, लेकिन तब भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। संसद में नीट पर हंगामा। राहुल गांधी बोले देश का एग्जामिनेशन सिस्टम फ्रॉड। शिक्षा मंत्री ने कहा चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता। जी हां दोस्तों, मानसून सत्र आज से शुरू हो गया। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट में हुई गड़बड़ी पर बोल रहे थे। इस दौरान विपक्ष ने हंगामा किया और उनके इस्तीफे की मांग की। शिक्षा मंत्री बोले मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट का जो भी निर्देश होगा हम उसे मानेंगे। कोर्ट ने सभी छात्रों के सिटी और सेंटर वाइज रिजल्ट जारी करने को कहा था जो पब्लिक डोमेन में है। राहुल गांधी ने इस पर कहा कि देश को दिख रहा है कि परीक्षा सिस्टम में बहुत सी कमी है। शिक्षा मंत्री ने सबकी कमी गिना दी लेकिन अपनी नहीं गिनाई। हमारा एग्जाम सिस्टम फ्रॉड है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कावड़ रूट की दुकानों पर नेम प्लेट जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार का फैसला रोका। कहा भोजन शाकाहारी है या मांसाहारी यह बताएं। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कावड़ यात्रा पर रूट दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को लेकर कई राज्य सरकारों के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने सोमवार 22 जुलाई को कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। होटल चलाने वाले यह बता सकते हैं कि वह किस तरह का खाना है, यानी कि शाकाहारी है या मांसाहारी परोस रहे हैं, लेकिन उन्हें अपना नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब देने को कहा है। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। 3 नए क्रिमिनल लॉ के खिलाफ दिल्ली कूच करेंगे किसान। 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च का ऐलान। जी हां दोस्तों, किसान संगठनों ने फैसला किया है कि 1 अगस्त को वह मोदी सरकार की अर्थी जलाएंगे। इस दौरान MSP पर कानूनी गारंटी के लिए जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया गया है। किसानों ने रणनीति बनाई है कि 15 अगस्त को पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इकोनॉमिक सर्वे। सिलेंडर सस्ता होने से ईंधन महंगाई घटी। GDP ग्रोथ 7% रहने का अनुमान। हर साल 78.5 लाख नौकरियों की है जरूरत। जी हां दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि सरकार ने LPG, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की है। इससे रिटेल ईंधन महंगाई दर फाइनेंशियल ईयर 2024 में नीचे बनी हुई है। वहीं इससे वित्त वर्ष 2025 के लिए GDP ग्रोथ 6.5 से 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे में यह भी कहा गया है कि बढ़ती वर्कफोर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए सालाना लगभग 78.5 लाख नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। वित्त मंत्री ने सोमवार 22 जुलाई को लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पूजा खेड़कर की मां 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। किसान को धमकाने और जमीन हड़पने का लगा आरोप। पिता अंतरिम जमानत पर। जी हां दोस्तों, UPSC सिलेक्शन को लेकर विवादों में घिरी ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर की मां को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुणे पुलिस ने उन्हें सोमवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया था। मनोरमा पर किसानों को पिस्टल से धमकाने और जमीन हड़पने का आरोप है। सोशल मीडिया पर मनोरमा का 2023 का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में मनोरमा जमीन को लेकर एक किसान को पिस्टल दिखाकर धमका रही है। वहीं दोस्तों, पुलिस ने 18 जुलाई को उन्हें रायगढ़ के महाड़ के एक होटल से गिरफ्तार किया था। वे यहां एक लॉन्ज में कैब ड्राइवर के साथ रुकी थी। उन्होंने ड्राइवर को अपना बेटा बताया था। लॉन्ज में रूम बुक करने के लिए मनोरमा ने फेक ID कार्ड का इस्तेमाल भी किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपी बीजेपी में सियासी हलचल के बीच 27 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे CM योगी। सूत्रों के हवाले से आई खबर। जी हां दोस्तों, यूपी भाजपा में सियासी हलचल मची हुई है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 27 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी से CM योगी की मुलाकात हो सकती है। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि CM योगी 27 जुलाई को नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक के लिए नई दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में भी जाने वाले हैं। इस बैठक के बाद उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के शीर्ष नेताओं से भी हो सकती है। वहीं दोस्तों, कहा जा रहा है कि CM योगी पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार CM योगी PM मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा प्रमुख JP नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। इमरान खान बोले आतंकवादी की तरह पिंजरे में बंद हूं। जेल की लंबाई 7 फीट। हिलने डुलने में परेशानी हो रही। एजेंसियां 24 घंटे नजर रख रही। जी दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि उन्हें आतंकवादी की तरह पिंजरे में कैद किया गया है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक इमरान खान ने शनिवार को बताया कि वे 7x8
फीट की जेल में रह रहे हैं। उनकी लंबाई 6 फीट 2 इंच है। इस वजह से उन्हें हिलने डुलने में भी मुश्किल हो रही है। इमरान खान ने कहा कि मैं हमेशा एजेंसियों की निगरानी में रहता हूं। मेरी 24 घंटे निगरानी की जाती है, यहां तक कि मुझे किसी से भी मिलने नहीं दिया जाता। इमरान करीब 1 साल से जेल में बंद है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नीट के विवादित सवाल की जांच के आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर एक्सपर्ट पैनल बनाए, कल 12 बजे तक रिपोर्ट सौंपे। जी हां दोस्तों, नीट मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम में फिजिकल के 2 सही ऑप्शन वाले क्वेश्चन नंबर 19 की पड़ताल का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 2 सही ऑप्शन देने से 44 स्टूडेंट्स को बोनस मार्क्स मिले और 4.2 लाख कैंडिडेट्स को नुकसान हुआ। इस पर आईआईटी दिल्ली के एक्सपर्ट्स की राय लें। कोर्ट ने आदेश दिया कि आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर 2 जवाब वाले सवालों की जांच के लिए एक 3 मेंबर्स की एक्सपर्ट्स कमेटी बनाए। एक्सपर्ट्स टीम उनमें से एक सही ऑप्शन चुनकर मंगलवार 23 जुलाई को 12 बजे तक रजिस्ट्रार को अपनी राय भेजे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। लाडली बहना की तरह 3 करोड़ लखपति दीदी, बीजेपी के मैनिफेस्टो की 19 गारंटी पूरी कर सकती है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, आम बजट यानी कि सरकारी वादों को पूरा करने का सबसे बड़ा जरिया है। लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के नाम से सैकड़ों वादे किए थे। मसलन दोस्तों, करोड़ों परिवारों को प्रधानमंत्री आवास, बुजुर्गों को मुफ्त इलाज, सोलर पैनल के लिए सब्सिडी, स्टार्टअप्स को मदद जैसे कई सारे वादे किए थे। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, इस बजट में मोदी सरकार इन वादों को पूरा कर पाएगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहत फतेह अली खान दुबई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। पूर्व मैनेजर की शिकायत पर हिरासत में लिए गए पाकिस्तानी सिंगर इवेंट में परफॉर्मेंस करने यूएई गए थे। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान को दुबई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व मैनेजर सलमान अहमद की शिकायत पर उन्हें हिरासत में लिया गया है। राहत म्यूजिक इवेंट में परफॉर्मेंस करने के लिए यूएई गए थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सलमान अहमद ने राहत पर दुबई समेत कई और शहरों में शिकायत दर्ज कराई है। राहत और पूर्व मैनेजर के बीच पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा है। इस विवाद पर रिएक्शन देते हुए राहत ने इसे एक पारिवारिक मामला बताया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मोदी बोले संसद दल नहीं देश के लिए है। विपक्ष ने पिछले सत्र में प्रधानमंत्री का गला घोटा, 2.5 घंटे मेरी आवाज दबाने की कोशिश की। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में पहला बजट पेश करने से पहले सोमवार को मीडिया को संबोधित किया। मोदी ने बजट सत्र के दौरान सरकार के एजेंडे पर बात की। उन्होंने कहा कि यह बजट अगले 5 साल की दिशा तय करेगा और 2047 में विकसित भारत के सपने को पूरा करने की नींव रखेगा। मोदी ने जून में सरकार बनने के बाद लोकसभा के पहले सत्र में विपक्ष के हंगामे की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि संसद दल के लिए नहीं बल्कि देश के लिए है। 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को चुना, पहले सत्र में उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ से हुए बाहर। भारतवंशी कमला हैरिस को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चुना। ट्रंप बोले हैरिस को हराना और भी आसान होगा। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव से 4 महीने पहले रविवार को उन्होंने चिट्ठी लिखकर इस बात का ऐलान कर दिया। बाइडेन ने कहा कि मैं देश और पार्टी हित के लिए चुनाव से बाहर हो रहा हूं। बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की रेस से हटने के साथ डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का नाम आगे बढ़ाया। भारतवंशी कमला ने भी बाइडेन के समर्थन को स्वीकार करते हुए कहा कि वे राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी जीतने के लिए तैयार है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका में 28 जून को हुए प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता यह मांग कर रहे हैं कि वे राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी छोड़ दें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नूह में कर्फ्यू जैसे हालात के बीच निकली ब्रज मंडल यात्रा। साधु संतों के काफिले में मौजूद रही पुलिस की गाड़ियां। 4 घंटे में पूरी हुई, इंटरनेट खुला। जी हां दोस्तों, हरियाणा के नूह में पिछले साल हुई हिंसा के बाद सोमवार को फिर पांडवकालीन शिव मंदिरों में कर्फ्यू जैसे हालात के बीच ब्रज मंडल यात्रा निकाली गई। यात्रा का टाइम सुबह 10 बजे था, लेकिन करीब 3 घंटे की देरी के बाद यात्रा नहलडेश्वर मंदिर में जलाभिषेक के बाद शुरू हुई। इसके बाद पुलिस की गाड़ियों के साथ साधु संतों और श्रद्धालुओं का काफिला फिरोजपुर झिरका के जिंगकेश्वर मंदिर और फिर मुन्हाना के सिंगार श्रृंगकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचा। यहां यात्रा संपन्न हुई। इस दौरान कोई उपद्रव की खबर सामने नहीं आई। दोस्तों, इस 80 किलोमीटर लंबी यात्रा के लिए प्रशासन की तरफ से 5 घंटे का समय तय किया गया था, लेकिन यह 4 घंटे में ही पूरी हो गई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आईएएस अधिकारी ने यूपीएससी के विकलांगता कोटे पर सवाल उठाए। तेलंगाना की स्मिता सब्भरवाल बोली, सिविल अधिकारी का फिट होना है जरूरी। जी हां दोस्तों, ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर के विकलांगता कोटे के दुरुपयोग के आरोप पर केंद्र की कमेटी जांच कर रही है। इसी बीच तेलंगाना आईएएस स्मिता सब्भरवाल ने सिविल सेवाओं में विकलांगता कोटे की जरूरत पर सवाल उठाए। स्मिता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आईएएस और आईपीएस समेत अन्य सिविल सेवकों को जमीन पर उतरकर काम करने की आवश्यकता होती है। उनका शेड्यूल लंबा
लंबा और थका देने वाला होता है। ऐसे में जरूरी है कि एक अधिकारी शारीरिक रूप से फिट हो। उन्होंने कहा कि वे दिव्यांग लोगों का पूरी तरह से सम्मान करती हैं, लेकिन क्या कोई एयरलाइन दिव्यांग पायलट को काम पर रखती है? क्या कोई व्यक्ति सर्जरी करवाने के लिए दिव्यांग सर्जन पर भरोसा करेगा? यह एक प्रीमियम सर्विस है, इसमें स्पेशल कोटा देने की क्या जरूरत है? वैसे दोस्तों, आपको इस बारे में क्या विचार है? आप इन आईएएस अधिकारी से कितना सहमत है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 102 अंक की गिरावट के साथ 80,502 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 21 अंक गिरा। विप्रो के शेयर में 9.31% की गिरावट रही। जी हां दोस्तों, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि 22 जुलाई को शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स 102 अंक की गिरावट के साथ 80,502 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 21 अंकों की गिरावट रही। ये 24,509 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों, सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 15 में तेजी और 15 में गिरावट देखने को मिली। कमजोर तिमाही नतीजों के बाद आज विप्रो के शेयर में 9.5% की गिरावट रही। इससे पहले दोस्तों शुक्रवार को यानी कि 19 जुलाई को शेयर मार्केट ने लगातार तीसरे कारोबारी दिन ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में ग्रासिम इंडस्ट्रीज, अल्ट्राटेक सीमेंट और एनटीपीसी रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में विप्रो, रिलायंस इंडस्ट्रीज और कोटक महिंद्रा बैंक रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। सोने चांदी के दाम में आज आई गिरावट। गोल्ड 234 रुपए गिरकर 73,006 पर आया। चांदी भी 655 रुपए फिसली। जी हां दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों में 22 जुलाई को गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 234 रुपए गिरकर 73,006 रुपए पर आ गया। कल इसके दाम 73,240 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं दोस्तों 1 किलो चांदी 655 रुपए गिरकर 88,328 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। इससे पहले चांदी 88,983 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। भारतीय हॉकी की दीवार पीआर श्रीजेश संन्यास लेंगे। टोक्यो के ब्रॉन्ज मेडल विनर गोलकीपर ने कहा, पेरिस ओलंपिक मेरा आखिरी टूर्नामेंट होगा। जी हां दोस्तों, भारतीय हॉकी टीम की दीवार कहे जाने वाले दिग्गज गोलकीपर पीआर श्रीजेश पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास ले लेंगे। 36 साल के श्रीजेश ने सोमवार को हॉकी इंडिया के अभियान वी इट फॉर श्रीजेश का आगाज करते हुए कहा कि पेरिस ओलंपिक उनका आखिरी इंटरनेशनल टूर्नामेंट होगा। कई कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और वर्ल्ड कप खेल चुके श्रीजेश ने भारत के लिए 328 मैच खेले हैं और यह उनका चौथा ओलंपिक है। श्रीजेश ने 2021 में खेले गए टोक्यो ओलंपिक गेम्स में शानदार गोलकीपिंग से भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। भारत ने तब इस खेल में 41 साल के पदक के सूखे को खत्म किया था और श्रीजेश ने 2010 में डेब्यू भी किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। आगरकर बोले, फिटनेस की वजह से हार्दिक पांड्या को T20 कप्तान नहीं बनाया। हेड कोच गंभीर ने कहा, रोहित कोहली वर्ल्ड कप 2027 तक खेल सकते हैं। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के दौरे पर जाने से पहले टीम के नए हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर ने सोमवार को मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आगरकर ने कहा कि सूर्य कुमार यादव को इसलिए कप्तान बनाया गया है क्योंकि वह योग्य उम्मीदवारों में से एक है। वह बेस्ट T20 बल्लेबाजों में से एक है। आप ऐसा कप्तान चाहते हैं जो सभी मैच खेले। हार्दिक पांड्या की फिटनेस उनके लिए एक चुनौती बनी है। उन्होंने आगे कहा कि हार्दिक काफी अहम खिलाड़ी हैं, लेकिन उनकी फिटनेस चिंता का विषय है। चयनकर्ताओं और कोच के लिए उन्हें हर मैच खिलाना मुश्किल हो जाता है। हम ऐसा कप्तान चाहते थे जो सभी मैच खेलने के लिए उपलब्ध हो। सूर्या में सफल होने के लिए सभी आवश्यक गुण हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मायावती बोली, आरएसएस राजनीतिक पार्टी, तलखी दूर हो इसलिए भाजपा ने कर्मचारियों के शाखा जाने का प्रतिबंध हटाया, फैसला वापस ले। जी हां दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने वाले फैसले पर बसपा प्रमुख मायावती ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस एक राजनीतिक पार्टी है। आरएसएस और भाजपा के बीच तलखी दूर हो इसलिए सरकार ने कर्मचारियों के शाखा में जाने पर लगा बैन हटा दिया है। केंद्र सरकार यह फैसला तुरंत वापस ले। 9 जुलाई को केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर लगे बैन को हटा दिया था। तभी से विपक्ष भाजपा सरकार पर हमलावर है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एमपी, गुजरात समेत 3 राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। महाराष्ट्र के 6 जिलों में आज स्कूल बंद। मुंबई, नागपुर में एनडीआरएफ की टीमें तैनात। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड में सोमवार को भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में रविवार को 4 से 9 इंच तक रिकॉर्ड बारिश हुई। इससे नदियां उफान पर है। कई शहरों में सड़कों, घरों में पानी भर गया। हिल स्टेशन पंचमढ़ी और धूमगढ़ में लैंडस्लाइड हुए हैं। वहीं दोस्तों, गुजरात में आज से 26 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रविवार को बारिश से रेलवे ट्रैक डूब गया। सहारनपुर में आज सुबह से तेज बारिश हो रही है। सड़कों पर 1 फीट तक पानी भर गया है। इसके अलावा दोस्तों, महाराष्ट्र के कई जिलों में आज हाई अलर्ट जारी
जारी किया गया है। नागपुर, भंडारा, बेंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और रायगढ़ जिले के स्कूलों में एक दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। धीरेन्द्र शास्त्री का बागेश्वर धाम के दुकानदारों को अल्टीमेटम, कहा 10 दिन में नेम प्लेट लगा लें ताकि पता चले कि राम वाले हैं या रहमान वाले हैं। जी हां दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बागेश्वर धाम के दुकानदारों को अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि 10 दिन के अंदर अपनी दुकानों पर नेम प्लेट लगवा लें, नहीं तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी। धीरेन्द्र शास्त्री गुरु पूर्णिमा पर अपने धाम में श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यूपी सरकार के दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाने के आदेश की प्रशंसा की। उन्होंने मंच से कहा कि हम बागेश्वर धाम में भी दुकान लगाने वाले सभी दुकानदारों को आदेश देते हैं कि अपनी दुकानों के बाहर नेम प्लेट जरूर लगाएं, जिससे पता चल सके कि राम वाले हैं या रहमान वाले हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने आगे कहा कि हमें न राम वालों से दिक्कत है न रहमान वालों से, हमें दिक्कत है कालनेमियों से। नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है। वहीं दोस्तों शास्त्री ने कहा कि आप जो हो दुकान के बाहर नेम प्लेट में टांग दो ताकि आने वाले श्रद्धालुओं का धर्म भ्रष्ट न हो। हमारी आज्ञा है, बागेश्वर धाम के सभी दुकानदार 10 दिन के अंदर नेम प्लेट लगवा लें। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आरएसएस की गतिविधियों में भाग ले सकेंगे सरकारी कर्मचारी, केंद्र ने 1966 में लगा बैन हटा दिया। रमेश बोले नौकरशाही निक्कर में भी आ सकती है। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक की गतिविधियों में शामिल होने पर लगे बैन को हटाया है। 1966 में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने यह बैन लगाया था। 58 साल बाद केंद्र सरकार ने इसे रद्द कर दिया। रविवार की देर रात कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री और आरएसएस के बीच संबंधों में कड़वाहट आई, 58 साल का प्रतिबंध हटाया गया। मेरा मानना है कि नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आईएनएस ब्रह्मपुत्र में मरम्मत के दौरान लगी भीषण आग, एक जूनियर नाविक हुआ लापता। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना के युद्धपोत आईएनएस ब्रह्मपुत्र में आग लगने की घटना सामने आई है। नौसेना के अधिकारियों ने बताया कि यह वारशिप मुंबई के नेवी डॉकयार्ड पर मेंटेनेंस के लिए रखा गया था। इस दौरान यह हादसा हुआ। नौसेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस हादसे के बाद से एक जूनियर नाविक लापता है और बचाव दल उसकी तलाश में जुटे हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार जब यह हादसा हुआ तब मल्टी रोल फ्रिगेंट नेवल डॉकयार्ड में मरम्मत का काम चल रहा था। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। इजरायली सेना का गाजा के शरणार्थी शिविरों पर हवाई हमला, 15 फिलिस्तीनियों की मौत। जी हां दोस्तों, गाजा में इजरायली हमले लगातार जारी है। रविवार को भी मध्य गाजा के बुरीज शरणार्थी शिविर और खान यूनिस को निशाना बनाया गया। इसमें कम से कम 15 लोग मारे गए हैं। इनमें ज्यादातर महिलाएं और मासूम बच्चे शामिल हैं। हमले के बाद चारों तरफ मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मिली जानकारी के अनुसार इजरायली सेना ने पहले मध्य गाजा के बुरीज शरणार्थी शिविर को निशाना बनाया। यहाँ जमकर बमबारी की गई। इनमें 9 लोगों की मौत हुई। इसमें 2 महिला और 2 बच्चे भी मारे गए। सभी के शवों को दीर अल लबाहा लाया गया, जहां से उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मालिक मुस्लिम और नौकर हिंदू निकला तो नेम प्लेट फैसले पर भड़के शंकराचार्य। जी हां दोस्तों, कावड़ यात्रा रूट पर पड़ने वाली सभी दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के आदेश पर चारों तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही है। कावड़ रूट पर खाने पीने की दुकानों पर प्रोपराइटर का नाम लिखने के इस आदेश पर अब ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इस नेम प्लेट के कानून से फायदे से ज्यादा नुकसान होगा। अगर दुकान का मालिक मुस्लिम हुआ और उसके यहाँ काम करने वाले कर्मचारी हिंदू हैं तो क्या होगा? धर्म परिवर्तन करने वाले भी नाम नहीं बदलते हैं, तब आप क्या करेंगे? ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य ने कांवड़ियों द्वारा डीजे बजाने पर भी सवाल उठाए। दरअसल दोस्तों, कांवड़ यात्रा को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला निकाला है कि इस रूट में जितने भी खाने पीने की दुकानें आएगी उन्हें अपने प्रोपराइटर का नाम यानी कि दुकान के मालिक का नाम अपनी दुकान पर लिखना होगा। हालांकि यूपी और उत्तराखंड सरकार के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक भी लगा दी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। निपाह वायरस को लेकर राजस्थान में अलर्ट, केरल से आने वाले यात्रियों पर निगरानी रखने के निर्देश, सभी मेडिकल कॉलेजों को भेजा अलर्ट। जी हां दोस्तों, निपाह वायरस के केरल में डिटेक्ट होने और एक मरीज की मौत के बाद राजस्थान में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य निदेशालय के निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर ने एक आदेश जारी करके प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, CMHO, PMO को अलर्ट किया है। इसके साथ ही केरल से ट्रेवल करके आने वाले यात्रियों पर भी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, आदेशों के मुताबिक हॉस्पिटल में आने वाले संदिग्ध मरीजों को डिटेक्ट करने और उनकी सूचना भेजने के निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक इस केस में मरीज को तेज सिरदर्द और बुखार की शिकायत आती है। समय के साथ इसके लक्षण गंभीर हो सकते हैं। इसमें ब्रेन इन्फेक्शन या इंसेफ्लाइटिस होने का खतरा भी बढ़ सकता है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बिग बॉस पर बैन लगे, अरमान और कृतिका मलिक की सीन का जिक्र कर शिवसेना एमएलसी की मांग। जी हां दोस्तों, पॉपुलर शो बिग बॉस को लेकर शिवसेना की एमएलसी ने बड़ी मांग की है। शिवसेना पार्षद ने मांग की है कि रियलिटी शो बिग बॉस को बैन किया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि हाल ही के एपिसोड में अश्लील कंटेंट दिखाया गया है। शिवसेना की नेता मनीषा कायंदे ने यह मांग की है। दरअसल दोस्तों, पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सीएम एकनाथ शिंदे गुट की पार्टी की प्रवक्ता मनीषा कायंदे ने मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर से मुलाकात की और अपनी मांग उनके सामने उठाई। एक्स पर अपने सोशल मीडिया पोस्ट में मनीषा ने कहा कि यह बार बार सामने लाया गया है कि रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी 3 अश्लीलता दिखाता है, सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों को रौंदता है। ऐसे शो हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के लिए भी खतरा है और पुलिस आयुक्त से इन्हें तुरंत रोकने और निर्माताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मनीषा कायंदे ने दावा किया है कि 18 जुलाई को प्रसारित एपिसोड में अरमान मलिक को बिग बॉस के बेडरूम में कवर के नीचे कृतिका मलिक के साथ अंतरंग स्थिति में दिखाया गया था। शिवसेना नेता ने कहा कि इस कपल ने मानवीय रिश्तों और सामाजिक मापदंडों की सभी सीमाओं को लांघ दिया है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, डेमोक्रेटिक देश कौन सा है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।